नमस्कार। आइए समझते हैं रीतिकाल संबंधी प्रमुख तथ्यों को। सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता कौन कौन रहे। देखिए, त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल को कला काल कहा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया और वहीं मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। राइट। तो अपने अपने मतानुसार इन विद्वानों ने रीतिकाल को ये नाम दिया। ओके, अब समझते हैं कि रीति शब्द से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, यहां पर बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने रीति शब्द से अपने अपने मतानुसार अभिप्राय लिया है, अर्थात इसकी परिभाषा दी है कि रीति से क्या अभिप्राय है, रीति का अर्थ होता क्या है। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि रीति से आशय है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। क्या आशय है रीति से? अनुकरण करने की प्रवृत्ति। और वहीं पर केशव दास ने रीति की व्याख्या करते हुए लिखा कि समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। और चिंतामणि ने लिखा कि रीति सुभाषा कवित की वर्णित बुद्ध अनुसार। और वहीं पर भूषण ने रीति की परिभाषा दी कि सुकविन हूं कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। और मतिराम ने लिखा कि 100 विश्रब्द नबोड यो वर्णित कवि दस रीति। और कवि देव ने लिखा कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सोमनाथ ने छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, इस तरह से रीति की परिभाषा दी। और कवि दूल्हा ने कहा कि थोड़े क्रम क्रम थे कहीं अलंकार की रीति। और वहीं पद्माकर लिखते हैं कि ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीति। और प्रताप शाही लिखते हैं कि कवित रीति कछु कहत है व्यंग्य अर्थ चितलाए। भिखारी दास लिखते हैं कि काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। और अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास तथा बंदऊ सुकविन की चरण अरु सुकविन की ग्रंथ जाते कछु हूँ लहो कविताई को पंथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा रही इन आचार्यों की, इन कवियों की रीति शब्द की प्रति। राइट। रीति शब्द से क्या अभिप्राय है, रीति का क्या अर्थ है, ये इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे परिभाषा ली, या यूं कहें कि इसका अभिप्राय लिया कि रीति शब्द से क्या अभिप्राय है। ओके, अब देखिए रीतिकाल के प्रवर्तक और उनके प्रस्तोता कौन कौन रहे। जैसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। कृपाराम को 1541 ईस्वी में इनका समय है, रचना काल। और वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना रीतिकाल का प्रवर्तक। राइट। 1555 से 1617 ईस्वी केशवदास का समय रहा। तो वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना रीतिकाल का प्रवर्तक। 1643 के आसपास चिंतामणि का रचना काल रहा। अब देखिए, ये तीनों के तीनों प्रवर्तक महत्वपूर्ण हैं और अपनी अपनी जगह रीतिकाल के प्रवर्तक ठहरते हैं। अब आप समझेंगे कैसे। तो देखिए, जो कृपाराम हैं उन्हें कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। अगर कालक्रम की दृष्टि से हम देखें तो कृपाराम ही रीतिकाल के प्रवर्तक ठहरते हैं। और केशवदास की बात करें तो रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास ठहरते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक। राइट। और चिंतामणि त्रिपाठी की बात करें तो जब रीति की अखंड परंपरा चली सही तरीके से, जो परिपाटी चली,
तो तब चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाएगा। अब ये 3 कारण हैं और इन 3 ही कारणों की वजह से ये तीनों रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना तो आप कहेंगे चिंतामणि त्रिपाठी। अगर आपसे पूछा जाए कि कालक्रम की दृष्टि से निम्न में से बताइए कौन से रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, तब आप केशव दास लिखेंगे। और पूछा जाएगा कि रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तब आप केशव दास कहेंगे। राइट। और यदि ये पूछा जाए कि रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो आपके होंगे चिंतामणि त्रिपाठी। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आपने ध्यान रखना है इन बातों को। बस समझिए रीतिकाल क्या था, किन प्रस्तोताओं ने या किन विद्वानों ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, किन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना, बस ये समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं। रट्टा लगाने जैसी कोई बात नहीं होती यहाँ पर। अब देखेंगे हम रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि। देखिए, अर्थात रीतिकाल का उदय कैसे हुआ। तो रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। अर्थात रीतिकाल का आरंभ कैसे हुआ, उस समय हुआ जब हमारा भारत पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन था और एक केंद्रीय सत्ता के रूप में मुगलों का आधिपत्य था भारत में। राइट। जब हम मुगलों के अधीन थे तो तभी रीतिकाल का आरंभ हो गया था, उसी युग में। तो ये राजनीतिक दृष्टि से हमने ये जाना। और सामाजिक दृष्टि से बात करें तो सामंतवादी स्थितियां थी उस समय। ठीक है, सामंतवादी प्रणाली का वर्चस्व था और फारसी काव्य का हिंदी काव्य पर प्रभाव पड़ रहा था। देखिए भाई, मुगलों का आधिपत्य था भारत पर, तो मुगलों की जो काव्य प्रणाली थी वो तो फारसी काव्य प्रणाली थी, है ना। फारसी काव्य रचते थे ये मुगल, तो उसका प्रभाव हमारे हिंदी पर भी पड़ने लगा था। और फिर यही मुख्य कारण था कि मुगलों का प्रभाव हिंदी पर पड़ा और रीतिकाल में मुगलों का भी ज़्यादा वर्चस्व कायम रहता है। अगर हम हिंदी साहित्य में बात करें, हिंदी साहित्य को देखें अच्छे से, तो क्योंकि फारसी काव्य परंपरा की जो प्रमुख विशेषता है उसमें प्रेम के बिरह पक्ष का ज़्यादा वर्णन होता है। जो भी फारसी काव्य में कविताएं रची जाती हैं उसमें प्रेम के बिरह पक्ष पर, वियोग पक्ष पर ज़्यादा फोकस रहता है। राइट। और अगर आप देखेंगे फारसी काव्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और क्या बातें रही, ऐसी क्या पृष्ठभूमि रही रीतिकाल के उदय की, तो देखिए, रीतिकाल के उत्तरार्ध की बात करें, उत्तरार्ध की जब रीतिकाल का धीरे धीरे समापन हो रहा था तब मुगल सत्ता भी टूट रही थी, उनका भी समापन कगार पर था। और उस समय मुक्ति की भावना हिंदी कवियों में या रचनाकारों में, रीतिकालीन रचनाकारों में हिंदी कविता के रूप में पैदा हुई, जिसमें रीति मुक्त और रीति इतर काव्य रचा गया। राइट। आप समझिए इन बातों को ध्यान से, हम देखेंगे आगे अच्छे से समझेंगे कि रीति मुक्त काव्य क्या होता है और रीति इतर काव्य क्या होता है। देखिए, जब मुगल सत्ता का ह्रास होने लगा भारत में रीतिकाल के उत्तरार्ध में, राइट, 1900 के आसपास, तो क्या हुआ, 2 तरह का काव्य हमारे सामने आया, रीति मुक्त और रीति इतर। रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जाती थी। देखिए, दरबारों के अंदर तो कविताएं रची जाती ही थी, लेकिन दरबारों के बाहर भी रची जाने लगी। अब दरबारों के अंदर कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि रीतिकाल में ज्यादातर जो रचनाकार रहे, कवि रहे, वो वे राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि थे। तो जाहिर सी बात है कि राजाओं की प्रशंसा के लिए वे काव्य रचना करते थे। राइट। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आती है कि दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जाती थी, और जो दरबारों के बाहर कविताएं रची जाती थी उसे गैर दरबारी कविता कहते थे। और गैर दरबारी कविता में 2 तरह की कविताएं रची जाती थी, या 2 तरह का काव्य रचा जाता था, नीति काव्य और भक्ति काव्य। राइट। जो दरबारों के बाहर रचा जाता था।
इसके अलावा इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास भी हुआ। जैसे कवियों ने लोक भाषा में, अपनी लोकल लोक भाषा में लिखना आरंभ किया। लोक जीवन के उदाहरण देकर नीति काव्य लिखे गए या कहे गए, राइट। तो ये प्रमुख कारण रहे रीति काव्य के उदय के और ह्रास के भी। इसकी पृष्ठभूमि ये रही, राइट। यहां तक समझ गए। अब देखेंगे हम रीतिकालीन काव्य की क्या विशेषताएं रही। देखिए, रीतिकाल में ज्यादातर हमने देखा कि एक तो जो कवि हुए, राइट, वे आचार्य भी थे। उनको संस्कृत के नीति शास्त्रों का, सभी जो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन सब का ज्ञान था, राइट। वेदों पुराणों का सभी का ज्ञान था। तो जो कवि थे वो आचार्य भी थे। तो इस तरह से काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रित रूप हमें रीतिकाल में देखने को मिला, राइट। और अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन, अर्थात श्रृंगारिक काव्य ज्यादा रचा गया इस काल में, राइट। श्रृंगारिक काव्य ज्यादा रचा गया। और अलंकार के प्रति अत्यधिक सजगता, अर्थात अलंकारिक काव्य भी ज्यादा रचा गया। कवियों ने जी भर के अलंकारों का प्रयोग किया अपने काव्य को और ज्यादा चमत्कारिक बनाने के लिए, और ज्यादा उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का जी भर के प्रयोग किया। चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य। देखिए, चित्रात्मकता अर्थात अपने काव्यों को और ज्यादा सजाने के लिए रीतिकालीन कवियों ने उसमें नाद सौंदर्य का प्रयोग किया। तरह तरह के चित्रों को भी महत्वपूर्ण बनाया, काव्य का अंग बनाया, राइट। और प्रकृति चित्रण भी खूब किया रीतिकालीन कवियों ने। बादल, चांदनी, मलय, समीर, नदी और बसंत जैसे प्राकृतिक उपादानों को उन्होंने अपना विषय बनाया। तो प्रकृति चित्रण भी खूब हुआ। और प्रेमानुभूति की मांसलता, अर्थात ये जो रीतिकालीन कवि रहे, इनका मुख्य केंद्रीय विषय रहा प्रेम, राइट। लेकिन इन्होंने नारियों का देहिक और उत्तेजक प्रसंगों और चित्रों के माध्यम से अपने काव्य में व्यक्त किया, कविता में व्यक्त किया उसका अर्थ, राइट। प्रेम को किस तरह से इन्होंने दैहिक और उत्तेजक प्रसंगों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से अपनी कविता, अपने काव्य में प्रयोग किया। तो इस तरह से जो रीतिकालीन काव्य रहा उसमें प्रेमानुभूति की मांसलता का ज्यादा प्रयोग रहा, ज्यादा व्यवहार रहा, राइट। और देखिए, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़ हमें देखने को मिलता है रीतिकाल में। कैसे? क्योंकि जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं को श्रृंगारिक तौर पर ज़्यादा व्यक्त किया। और वहीं पर जो हमने देखा कि दरबार के बाहर भी काव्य रचा गया, भक्तिपरक, नीतिपरक काव्य, राइट। तो उन दोनों का गठजोड़ देखने को मिलता है, श्रृंगारिक काव्य भी और भक्तिपरक काव्य भी रचा गया। ओके। वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीतिपरक काव्य। और देखिए, न सिर्फ रीतिकाल में श्रृंगारिक काव्य रचा गया, पर हमें वीरतापरक काव्य भी देखने को मिलता है। राज प्रशस्ति, राजाओं की प्रशंसा के तौर पर काव्य रचा गया। नीतिपरक, नीति का काव्य भी रचा गया। ओके, नीति का काव्य भी रचा गया। इसमें काव्य संगठन, अर्थात जो रीतिकालीन कवियों की शब्दावली वह शुद्ध कलात्मक कविता के लिए है, इसीलिए कविता में कलात्मक कसा और अभिव्यक्ति की लाघवता का अपूर्व मेल है। मतलब इस तरह से वीरतापरक, नीतिपरक, भक्तिपरक काव्य रचा गया। तो जो काव्य संगठन था रीतिकालीन कविता का, तो उसको आधुनिक आलोचना पद्धति में शब्दावली में शुद्ध कलात्मक कविता के लिए प्रयोग किया गया। इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। और अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखिए, इसमें न्याय का भेद और श्रृंगार रस का भी विवेचन देखने को मिलता है हमें। और ब्रज भाषा के अलावा अरबी, फारसी और देशी शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया रीतिकालीन कवियों ने। और ज्यादातर काव्य शैली के रूप में रीतिकालीन कवियों ने मुक्तक को ही अपना अंग बनाया। मुक्तक काव्य में ही रचा गया रीतिकालीन काव्य। ऐसे होता है ना, प्रबंध काव्य, मुक्तक, तो मुक्तक को ही ज्यादातर काव्य शैली के रूप में अपनाया। और
दोहा, सवैया और कवित जैसे छंद प्रधान छंद रहे रीतिकाल में, तथा थोड़े बहुत रोला, सोठा, बरबे और छपय आदि छंदों का भी प्रयोग हमें देखने को मिला, क्योंकि कुछ कवियों ने इन रोला, सोठा, बरबे और छपय आदि छंदों में भी लिखा है। लेकिन मुख्य छंद रहे दोहा, सवैया और कवित रीतिकालीन कवियों के। और सवैया तो रीतिकाल का मधुरतम छंद है। ज्यादातर सवैयों का प्रयोग किया इन कवियों ने। किन कवियों ने? देव, मतिराम, पद्माकर इत्यादि कवियों ने सवैयों में ही वर्णन किया, नीति तत्व दोनों का सुंदर समावेश किया। राइट? तो ये समझने की बातें हैं, आप इनको रट नहीं सकते या जबरदस्ती याद नहीं कर सकते। सिर्फ समझिए कि आखिर रीतिकाल में किस तरह का काव्य रचा गया, किस तरह की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से कवि रहे। राइट? तो ये समझने की बातें हैं सारी। अब देखिए, रीतिकाल में आचार्यत्व का भी बड़ा महत्वपूर्ण बात रही, अंग रहा आचार्यत्व। कैसे? क्योंकि मैंने पहले भी आपको पिछले कल बताया कि एक आचार्य और गुरु में क्या डिफरेंस होता है। राइट? तो रीतिकाल में, यानी कि हमारे अगर भारतीय काव्य शास्त्र में देखें तो 3 प्रकार के आचार्य माने जाते हैं: उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। और इनमें से रीतिकाल में अगर हम देखें तो व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्यों का ज़्यादा वर्णन मिलता है देखने में। राइट? देखिए, ये जो पहली श्रेणी के उद्भावक आचार्य होते हैं, इनका स्थान होता है ऐसा कि जो काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत या आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं। और जो व्याख्याता आचार्य होते हैं, वे काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या ही करते हैं अपने काव्य रचना में। और कवि शिक्षक आचार्य तो आप समझ ही गए होंगे। राइट? जो कवि होते हैं और शिक्षा देने का कार्य करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो रीतिकाल में अगर हम ज़्यादा देखें तो आचार्य कवि, यानी कि कवि शिक्षक और व्याख्याता आचार्य ही ज़्यादातर इस श्रेणी में आते हैं, रीतिकाल की श्रेणी में। क्योंकि इन दो तरह के आचार्यों को ही हमने देखा रीति काव्य में रचना करते हुए। राइट? अब आगे देखिए कि प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीतिकाल का मूल्यांकन किस तरह से किया है। आलोचक तो आपको पता ही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, डॉक्टर बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरह से बहुत सारे आलोचक हैं। तो इन्होंने रीतिकाल का मूल्यांकन किस तरह से किया है अपने अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? जो रीतिकाल का मूल्यांकन करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से ये परिभाषा देके कि देखिए, रीतिकाल के समय में या रीतिकालीन जो समाज था, तो आर्थिक दृष्टि से वह समाज 2 श्रेणियों में बंटा हुआ था: उत्पादक श्रेणी और उपभोक्ता श्रेणी। राइट? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से रीतिकालीन समाज 2 श्रेणियों में बंटा था: उत्पादक श्रेणी और उपभोक्ता श्रेणी। उत्पादक श्रेणी में या उत्पादक वर्ग में किसान और किसान से संबंध रखने वाली जातियां जैसे बढ़ई, लोहार और कहार और जुलाहा आते हैं। और जो दूसरी श्रेणी है उपभोक्ता, उसमें राजा, रईस, नवाब आदि आते हैं। राइट? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार रहा रीति काव्य का मूल्यांकन संबंधी। और वहीं पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीति काल का मूल्यांकन किया ये कहकर कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। और श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का मूल्यांकन किया ये कहकर कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगारमयी, रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविता उसके सामने दबसी गई। अर्थात श्याम सुंदर दास ने ये कहकर रीतिकाल की मतलब निष्कर्ष निकाला या मूल्यांकन किया रीतिकाल का कि उस समय जितने भी रचनाकार थे ना, वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और इसीलिए उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनसे पुरस्कार पाने के लिए वे अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को श्रृंगारमयी और रसमयी बना के लिखते थे। जिसके आगे दूसरी तरह की कविताएं तो दबसी जाना स्वाभाविक ही था, है ना, दबसी जाती थी। तो बस यही इन्होंने मूल्यांकन किया अपने अनुसार। और राम कुमार वर्मा ने लिखा
रीतिकाल का मूल्यांकन करते हुए कि इस काल को कला काल का नाम देना समीचीन ज्ञात होता है, क्योंकि रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। तो इन विद्वानों ने रीतिकाल का मूल्यांकन किया अपनी अपनी ये परिभाषाएं देकर। राइट, अब समझते हैं हम रीतिकाल के साहित्य वर्गीकरण को। लेकिन उससे पहले एक व्याख्या और देखिए यहाँ पर कि रीति काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है। अब देखिए आप, मार्कंडेय वाजपेयी जी ने तो गुंडेपन और सौदेपन की हरकत तक कह दिया रीति काव्य को। तो ये भी इन्होंने रीति काव्य की कोई विशेषता पढ़कर ही कहा होगा, रीति काव्य को देखकर ही कहा होगा। ऐसे तो कोई कह नहीं सकता ना इतनी बड़ी बात कि रीति काव्य गुंडेपन और सौदेपन की हरकत है। राइट, तो ये सबके अपने अपने विचार रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण विचार रहे हैं उन सबको देखना जरूरी होता है जब भी हम किसी भी साहित्य की कड़ी को समझ रहे होते हैं। राइट, और रीतिकाल तो आपको पता ही है बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है हिंदी साहित्य क्षेत्र में। अब समझेंगे हम रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण। अगर हमने रीतिकाल काव्य को समझना है, रीतिकाल साहित्य को समझना है, तो उसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसका वर्गीकरण करके। जैसे रीतिकालीन काव्य को 4 तरह की श्रेणियों में बांटा जाता है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति इतर काव्य। और रीति इतर काव्य में 3 तरह का काव्य रचा गया या 3 तरह का काव्य आता है: वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य। राइट, इन तीनों के मिश्रण को ही रीति इतर काव्य कहा जाता है। ओके, अब देखिए लक्षण ग्रंथ एवं लक्ष्य ग्रंथ में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि लक्षण ग्रंथ रचने वाले ये रचनाकार हैं, लक्ष्य ग्रंथ रचने वाले, आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, वे ग्रंथ जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं उन्हें लक्षण ग्रंथ कहते हैं, या वे लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। राइट, जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं उन्हें लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और लक्षण ग्रंथ का उद्देश्य रहता है काव्य की शिक्षा देना। राइट, और लक्ष्य ग्रंथ वे होते हैं जो काव्य लक्षणों या काव्य सिद्धांतों के अनुसार लिखे जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए भाई, अगर डिफरेंट विद्वानों ने रीतिकाल की परिभाषाएं अपने अपने अकॉर्डिंग दी हैं, तो जाहिर सी बात है उनके संबंध में विवाद होना भी तो तय होता ही है। और ये विवाद हर जगह होता है, हर किसी भी बात को लेकर हो सकता है। मतलब अगर जहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे विद्वान आएंगे, वो जब समीक्षा करेंगे, है ना, किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके संबंधों में, उनके मतों में विवाद होना भी तो तय है। तो उसी तरह से ये यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए दिया गया है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को या आचार्यों को रीतिबद्ध कहा, और लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवियों को उन्होंने रीति सिद्ध कह दिया, है ना। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीतिकार या आचार्य का भी कहा, और रीति ग्रंथों यानी कि लक्षण ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या काव्य लक्षणों के अनुरूप काव्य रचना करने वाले को उन्होंने रीतिबद्ध कह दिया। तो ये डिफरेंस है इनके विचारों में। और वहीं पर जिन कवियों को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीति सिद्ध माना, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि कह दिया। अब समझेंगे हम रीतिबद्ध काव्य को, अर्थात वे कौन कौन से ऐसे कवि रहे जो रीतिबद्ध कवि कहलाए। राइट, और जिन्होंने रीतिबद्ध काव्य रचा। तो देखिए, यह काव्यधारा अर्थात रीतिबद्ध काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। राइट, तो रीतिबद्ध काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। और ये पहले संस्कृत के लक्षण ग्रंथ या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे, और फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण अपनी कविता में
लिखते थे। तो ध्यान से समझना है आपने। पहले ये रीतिबद्ध कवि क्या करते थे, संस्कृत के जितने भी लक्षण ग्रंथ थे उनका अनुवाद करते थे ब्रज भाषा में और फिर वहीं से उदाहरण लेते थे अपनी कविताओं में, राइट। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रीतिबद्ध काव्य है ना, जितना भी, उसका मूल स्रोत रहा है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। उसी के आधार पर इन्होंने रीति काव्य यानी कि रीति काव्य जो लक्षण काव्य है वह रचा और इसी रीतिबद्ध काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं, राइट। और देखिए रीतिबद्ध काव्य रचने वाले कवि कौन कौन हुए। केशव दास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, बिहारी दास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाम नबी, रसलीन, ग्वाल, कवि दूल्हा, सोमनाथ, सूरती मिश्र, याकूब खान, प्रताप शाही आदि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, राइट। और आपसे पूछा भी जाता है, विकल्प दिए जाते हैं कि इनमें से बताइए कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, तो ये सारे रीतिबद्ध कवि हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसका संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में रीतिबद्ध कवियों का विभाजन इस तरह से किया है। अब इसको समझिए आप, देखिए रीतिबद्ध कवियों का विभाजन इन्होंने किया। एक तरफ इन्होंने सर्वांग निरूपक कवियों को लिखा और दूसरी तरफ रस निरूपक कवियों को रखा और तीसरी तरफ अलंकार निरूपक कवियों को और चौथी तरफ आपकी छंद निरूपक कवियों को। अब इनसे क्या अभिप्राय है। सर्वांग निरूपक कवि कौन कौन, अर्थात जिन्होंने अपनी काव्यों में सर्वांग अर्थात सभी तरह के काव्य के अंगों का प्रयोग किया, रस का भी किया, अलंकार का भी, छंदों का भी, राइट। तो उनको सर्वांग निरूपक कवि कहा जाता है। और उनमें है चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप शाही, राइट। ये रहे आपके सर्वांग निरूपक कवि। इन्होंने अपने काव्य में सभी तरह के काव्य अंगों का प्रयोग किया, इसलिए इनको सर्वांग निरूपक कहा गया। और रस निरूपक कवि जिन्होंने अपने काव्य में रस का ज्यादा प्रयोग किया, इनमें हैं तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारी, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खान, बेनी प्रवीण और मतीराम जैसे कवि। तो ये रस निरूपक कवि हैं, राइट। और अलंकार निरूपक कवि कौन, जिन्होंने अलंकारों का ज्यादा प्रयोग किया अपने काव्य में, जैसे भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास, गिरधर दास। और छंद निरूपक जिन्होंने छंदों का ज्यादा प्रयोग किया, जैसे भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय। अब यहां से भी प्रश्न बनता है कि विकल्प के तौर पर दिया जाएगा, बताइए इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है, बताइए इनमें से रस निरूपक कवि कौन है, या अलंकार निरूपक कवि कौन है, या छंद निरूपक कवि कौन है। तो ये आपको समझने ही पड़ेंगे। यहाँ पर बड़े अच्छे से इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, इनका विभाजन कर रखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने किया है ये विभाजन अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में, राइट। चलिए अब जाने हम केशव दास के बारे में। देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना केशव दास को। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा कि रीतिकाल का समयक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। केशव दास भक्ति काल में भी तो आते हैं, राइट। और केशव ने भामह, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया और केशव दास अलंकारवादी आचार्य थे। देखिए बहुत सारे आचार्य हुए हैं, है ना। हमारे काव्य शास्त्र में अगर हम देखें तो आचार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से रसवादी आचार्य कौन से हैं, अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं, तो ये पता होना भी हमें जरूरी है ना। तो केशव दास कैसे आचार्य थे, अलंकारवादी। और भामा, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया है इन्होंने अपने काव्य रचना में, केशव दास ने। और केशव जो थे निबार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनका उपनाम था वेदांती मिश्र, राइट। और कवि प्रिया इनकी रचना है ना, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नक्षिक, छंदमाला, ये इनकी रचनाएं हैं। तो जो कवि प्रिया है उसकी रचना इन्होंने
इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की थी। याद रखना है आपने, ठीक है, कि केशव दास ने कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की थी। अब प्रश्न तो इसी तरह से बीच से बनते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता कि कवि प्रिया किसकी रचना है, बिल्कुल बीच से प्रश्न बनाए जाते हैं कि कवि प्रिया की रचना केशव दास ने किस उद्देश्य से की थी। तो बस आपको ये लिखना है, ये पता होना चाहिए, ये बताना है आपको, राइट। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्षिक और छंदमाला ये बड़ी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, राइट। तो ये केशव दास के बारे में ये तथ्य आपने याद रखने हैं। अब देखिए चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य माने जाते हैं। हमने अभी देखा कि केशव दास अलंकारवादी आचार्य थे, तो चिंतामणि कैसे आचार्य हैं? रसवादी आचार्य। और इन्होंने लक्षण निरूपण में मम्मट का अनुसरण किया है। किसका अनुसरण किया है? मम्मट का, आचार्य मम्मट का। और इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए किया तथा अपने काव्य में कविता और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया, चिंतामणि त्रिपाठी ने। तो आपने ये बातें चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में याद रखनी है। अब देखिए मतीराम। फूल मंजरी को मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ माना है, स्वीकार किया है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम कृत छंदसार नामक ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है और इसी पिंगल ग्रंथ को बृहद कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रमुख बातें हैं मतीराम के बारे में, और ये प्रमुख अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं इन विद्वानों ने। आचार्य शुक्ल ने कहा कि मतीराम का जो छंदसार ग्रंथ है, जो रचना है, वो उन्होंने महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित की है और इसी पिंगल ग्रंथ को बृहद कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है, छंदसार को। और वहीं पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को मतीराम का पहला ग्रंथ माना, तो मतीराम का प्रथम पहला ग्रंथ माना इन्होंने। फूल मंजरी को, ज़्यादातर जो अन्य विद्वान है उन्होंने फूल मंजरी को माना है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को माना है। तो इस तरह के डिफरेंट मत भी रहे हैं, राइट। अब देखिए कवि भूषण के बारे में। भूषण का मूल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम माना है तथा गणपति चंद्र गुप्त ने पतिराम व मनीराम बताया है। तो भूषण के नाम संबंध में भी डिफरेंस है विद्वानों में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि भूषण का मूल नाम था घनश्याम और इसी को ज़्यादातर सहमति भी दी जाती है, ठीक है। और वहीं पर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि पतिराम या मनीराम भूषण का मूल नाम था। और भूषण कैसे थे? रीतिकालीन कवियों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं भूषण। और भूषण ने ज़्यादातर सामान्य तौर पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनके अगर काव्य को देखें तो ज़्यादातर ट ठ ड ढ वर्णों की बहुलता देखने में मिलती है हमें, संयुक्त वर्णों की, राइट। और क्या बातें आपने याद रखनी है कि आशयदाता महाराज छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने गदगद होकर लिखा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, क्योंकि भूषण जैसे कई कवियों के दरबार में रहे हैं, राइट। कई आशयदाताओं के यहाँ पर रहे हैं भूषण, छत्रसाल के यहाँ भी रहे हैं, महाराज शिवाजी के यहाँ भी रहे हैं। तो छत्रसाल द्वारा एक बार भूषण की पालकी में कंधा लगाने पर भूषण ने खुश होकर ये लिखा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कुलपति मिश्र की बात करें तो ये रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं और इनकी जो ग्रंथ हैं युक्ति तरंगिणी और नक्षिक अप्राप्य ग्रंथ है। मतलब पता तो है कि इनके ये ग्रंथ हैं युक्ति तरंगिणी नाम से और नक्षिक नाम से, लेकिन ये प्राप्त नहीं हुए हैं और कुलपति मिश्र आचार्य के रूप में अधिक सफल माने गए हैं, राइट। सुखदेव मिश्र की बात करें तो सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार जो रचना है, ग्रंथ है, वो छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वृत्त विचार नाम से। और इन्हें राजा राजसिंह गौड़ द्वारा कविराज की उपाधि भी दी गई थी सुखदेव मिश्र को, राइट। वहीं पर कवि देव का पूरा नाम देखें तो देवदत्त है और कवि देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में है।
और ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे कविदेव। राइट, इनका पूरा नाम पूछा जाता है और ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे ये पूछा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने देव के कुल 72 ग्रंथ माने हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इनके कुल 15 ग्रंथ ही माने हैं कि 15 ग्रंथ ही प्राप्त हुए हैं। और क्या याद रखना है आपने कविदेव के बारे में कि वैसे तो जो संचारी भाव होते हैं ना उनकी संख्या 33 है, लेकिन कविदेव के अनुसार संचारी भावों की संख्या 34 है, क्योंकि इन्होंने छल को 34वां संचारी भाव स्वीकृत किया है। छल को भी माना है इन्होंने संचारी भाव। राइट, इस तरह से इन्होंने 34 संचारी भाव माने हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो देव के बारे में आपने याद रखनी है। इसके अलावा देव के बारे में आगे लिखा है कि देव के ग्रंथ सुख सागर तरंग का संपादन किया है बालदत्त मिश्र ने। मिश्र बंधुओं के पिता थे बालदत्त मिश्र। राइट, कब किया? सन 1897 ईस्वी में किया। देव का जो ग्रंथ है ना सुख सागर तरंग, उसका संपादन किया मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है राइट कि डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग जो देव की रचना है उसको नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। और देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, यह कहा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कि कविदेव की जो ध्वनि संवेदनशीलता है ना वह समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। आगे देखिए आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित देव की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25 और रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक तथा प्रेम दर्शन ये कविदेव की रचनाएं मानी है आचार्य शुक्ल ने। और अलंकार निरूपण में कविदेव ने केशव दास का अनुसरण किया है। राइट, नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का ऊंचा स्थान माना जाता है। तो ये कविदेव के बारे में प्रमुख तथ्य थे। और अब जानेंगे हम भिखारी दास के बारे में। भिखारी दास कृत छंदारमण पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ माना जाता है। राइट, जो छंदावर्ण पिंगल किसका ग्रंथ है? भिखारी दास का। और यह माना जाता है सर्वाधिक छंद विवेचन करने वाला ग्रंथ। और क्या बात है भिखारी दास के बारे में कि भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करके विचार किया था। तुकबंदी योजना जो होती है उसको भी भिखारी दास ने अपने काव्य का अंग बनाया था। रसलीन के बारे में क्या बातें याद रखनी है कि रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी रसलीन है और इनके गुरु रहे मीर तुफैल अहमद। रसलीन कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ तथा सुयोग्य सैनिक भी थे और ये रसवादी आचार्य कवि थे रसलीन। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये रसलीन कैसे थे? रसवादी आचार्य थे और दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। राइट, पद्माकर के बारे में हमने याद रखना है कि पद्माकर कवि आचार्य दोनों थे, लेकिन श्रृंगार भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन किया है पद्माकर ने। और पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। राइट, जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी पद्माकर को। और सरदार अदा के आग्रह पर इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद भी किया था। पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन बड़े रस विभोर होकर किया है। तो पद्माकर के बारे में आपने ये तथ्य याद रखने हैं। ओके, तो ये थे रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीतिबद्ध कवि जो कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। राइट, कौन कौन देखिए हमने? केशव दास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, भिखारी दास, रसलीन, पद्माकर, देव, ये कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे और रीतिबद्ध काव्य रचा इन्होंने और ये रीतिबद्ध कवि ही कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर और जो समस्त रीतिबद्ध रचनाकार रहे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही, जैसे केशव दास हैं। राइट, 1555 से 1617 ईस्वी इनका समय रहा। तो केशव दास की जो रचनाएं रही, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला और बारहमासा।
ओके। रसिक प्रिया की बात करें तो रसिक प्रिया एक मुक्तक काव्य है जिसमें 16 प्रभाव हैं, अर्थात प्रकाश या खंड है, और श्रृंगार रस का वर्णन है इसमें, और यह एक नायक नायिका भेद वाला ग्रंथ है। कौन? केशवदास का रसिक प्रिया। और केशवदास की कवि प्रिया की बात करें तो यह मुक्तक काव्य है। इसमें काव्य दोषों का विवेचन है, कवि भेद का विवेचन है, कवि रीति, रस, 12 मास एवं अलंकार का वर्णन किया गया, और यह 16 प्रकाश में वर्णित काव्य है जो कवि प्रिया है। और जो केशवदास की रामचंद्रिका है वह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। और जो रत्न बावनी है वह एक प्रबंध काव्य है जिसमें 53 छंद हैं और वीर गीत की संज्ञा प्राप्त रचना है यह। इसमें इन्होंने अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रतन सेन के मध्य युद्ध का वर्णन किया है। ओके। और जो केशवदास की वीर सिंह देवचरित है उसमें 33 प्रकाश हैं, अर्थात 33 खंड हैं, राइट। और इसमें आशयदाता वीर सिंह देव के चरित्र पर केंद्रित प्रबंध काव्य डिंगल शैली में लिखा गया है। किसमें? वीर सिंह देवचरित में। और जो विज्ञान गीता है केशवदास की वह एक प्रबंध काव्य है जिसमें 21 प्रभाव हैं, और कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबंध अनुवाद किया है केशवदास ने इसमें। और केशवदास की जो वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति है उससे उत्पन्न यह ग्रंथ माना जाता है विज्ञान गीता। और जो जहांगीर जस चंद्रिका है वह जहांगीर के दरबार का इसमें वर्णन मिलता है। जहांगीर का प्रशस्ति गान किया गया है इस रचना में, और ओरछा नरेश वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का चित्रण भी किया गया है। यह एक प्रबंध काव्य है जहांगीर जस चंद्रिका, राइट। नाम से ही पता चल रहा है कि जहांगीर के दरबार का इसमें वर्णन है और जहांगीर की ही प्रशंसा की गई है। और ओरछा नरेश वीर सिंह एवं जहांगीर के क्या संबंध थे उसके बारे में बताया गया है। और जो छंदमाला है उसमें छंदों का वर्णन किया गया है, और 2 भागों में यह रचना विभक्त है, और इसमें ज़्यादातर छपे छंद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है छंदमाला में। और जो 12 मासा है उसमें 12 मासा का वर्णन है, अर्थात जो साल के 12 महीने होते हैं ना उनका वर्णन, उसी को 12 मासा कहा जाता है। तो ये बातें रही केशवदास के बारे में महत्वपूर्ण। और मैंने कहा भी है, अब ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, राइट, कि विज्ञान गीता किसकी रचना है। अब बीच से प्रश्न बनाया जाता है कि विज्ञान गीता में किस बारे में कहा गया है, किसका वर्णन किया गया है और किसका प्रभाव माना गया है, किस नाटक का या किस संस्कृत रचना का प्रभाव माना गया है। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। दूसरे कवि हैं चिंतामणि, यानी जिनको चिंतामणि त्रिपाठी के नाम से भी जाना जाता है। और चिंतामणि की रचनाएं रही हैं कवि कल्पतरु, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और कवित विचार, रामायण, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामाश्वमेध भी इनकी रचनाएं मानी जाती है चिंतामणि की। अब देखिए चिंतामणि की जो कवि कुल कल्पतरु है उसमें 8 प्रकरण हैं, ये जिनको अध्याय भी कहा जाता है, और 1133 पद्य हैं। और यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का। कैसा ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें दोहा सोठा छंदों में तथा उदाहरण कवित सवैया छंदों में दिए गए हैं, और काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का विवेचन किया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ वही होता है जिसमें काव्य के सभी गुणों का, सभी लक्षणों का, सभी अंगों का विवेचना की जाती है, राइट। और जो इनका रस विलास है चिंतामणि का, उसमें भानुदत्त कृत रस मंजरी का अनुवाद किया है इन्होंने। और जो श्रृंगार मंजरी है यह एक नायक नायिका भेद वाला ग्रंथ है, और भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी यानी कि आंध्र भाषा में जो लिखी गई है उसी के संस्कृत अनुवाद का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। और हमने ये भी देखा कि जितने भी रीतिकालीन ये लक्षण ग्रंथ हुए ना, ये संस्कृत के ग्रंथों से ही प्रभावित रहे, है ना। संस्कृत में तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं आचार्यों द्वारा ग्रंथ, तो उन्हीं का इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है फिर। और जो छंद विचार रचना है चिंतामणि की,
वह प्राकृत, पैंगलम एवं वृत्त रत्नाकर के आधार पर लिखी है इन्होंने, अर्थात इसमें छंद शास्त्र के नियमों का वर्णन किया गया है तथा कृष्ण के चरित्र का चित्रण किया गया है छंद विचार में। ओके, नेक्स्ट कवि हैं मतीराम, जिनकी रचनाएं जैसे रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी और फूल मंजरी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और जो मतीराम की रस राज है उसमें श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद का विवेचन किया है। और जो ललित ललाम है मतीराम की, उसमें अलंकार निरूपण किया गया है इन्होंने। और 401 छंदों में बूंदी नरेश भाव सिंह के आशय में रचा गया है यह ग्रंथ। ओके, और जो सतसई है अर्थात मतीराम सतसई, वह बिहारी सतसई की परंपरा में एक श्रृंगारिक ग्रंथ है। और जो अलंकार पंचासिका है मतीराम की, उसमें उन्होंने अलंकारों का विवेचन किया है। और वृत्त कौमुदी में इन्होंने, यानी कि छंद निरूपक ग्रंथ है इनका वृत्त कौमुदी, जिसका नाम छंदसार पिंगल भी है या छंदसार संग्रह भी है। और 5 प्रकाश हैं इसमें। ओके, किसमें? वृत्त कौमुदी में। और जो फूल मंजरी है इसमें इन्होंने प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन किया है। और फूल का वर्णन करने वाले इस तरह के 60 दोहे हैं, तो इसीलिए इसको फूल मंजरी कहा गया है। तो मतीराम के बारे में आपने ये तथ्य याद रखने हैं इनकी रचनाओं के संबंध में, राइट। चलिए आगे देखते हैं आगे के जो रीतिबद्ध रचनाकार हैं और कौन कौन से हैं। और उसी तरह से भूषण हैं, कवि भूषण, जिनकी रचना है शिवराज भूषण, शिबा बावनी, छत्रसाल दशक और अन्य रचनाएं जैसे भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। शिवराज भूषण में इन्होंने, कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा की है और अलंकार निरूपक ग्रंथ है यह शिवराज भूषण। और इसमें इन्होंने 105 अलंकारों का विवेचन किया है। और भूषण ने अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक तथा मतीराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है, राइट। याद रखना है आपने, किसमें? शिवराज भूषण रचना में। और शिवराज भूषण 382 छंदों वाला एक विशाल काय ग्रंथ है, जिसमें भूषण ने शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पादशाही की स्थापना तक की और शिवाजी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया। और लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण कवित सवैया छपे छंद में, इनकी सभी उदाहरण शिवाजी की प्रशस्ति विषयक हैं। और प्रारंभ में शक्ति, गणेश एवं सूर्य की वंदना की है इन्होंने अपनी शिवराज भूषण में, कवि भूषण ने। और जो उनकी शिबा बावनी रचना है उसमें इन्होंने 52 कवितों में शिवाजी की प्रशंसा लिखी है। और जो छत्रसाल दशक है उसमें इन्होंने छत्रसाल की प्रशस्ति प्रशंसा लिखी है 10 कवितों में। और बाकी इनकी भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा भी रचनाएं मानी जाती हैं। उसी तरह से कुलपति मिश्र हैं। कुलपति मिश्र की जो रस रहस्य रचना है वह एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और इसमें 8 वृतांत तथा 652 पद्य हैं, जो मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशवदास की रसप्रिया के आधार पर रचित हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रस रहस्य किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य में किसका प्रभाव माना जाता है? तो मम्मट के काव्य प्रकाश का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का और केशवदास की रसिक प्रिया का प्रभाव माना जाता है। और रस रहस्य एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और जो कुलपति मिश्र की संग्राम सार रचना है उसमें महाभारत के द्रोण पर्व का पदवद अनुवाद किया है इन्होंने। इसके अलावा द्रोण पर्व, नक्षिक, युक्ति तरंगिणी और दुर्गा भक्ति चंद्रिका भी कुलपति मिश्र की रचनाएं मानी जाती हैं। उसी तरह से देखिए सुखदेव मिश्र हैं। रस रत्नाकर, रसायन वर्ण, अध्यात्म प्रकाश, वृत्त विचार जैसी इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। और रस रत्नाकर में इन्होंने रस का विवेचन किया है। रसायन वर्ण में इन्होंने नव रसों का वर्णन किया है। और अध्यात्म प्रकाश में शंकराचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। तथा वृत्त विचार में इन्होंने महाराज राम सिंह के आशय में लिखा है इसको, वृत्त विचार रचना को, जो कि एक छंद निरूपक ग्रंथ है और 4 परिच्छेदों में विभक्त है। और छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राय और श्रृंगार लता भी सुखदेव मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। इनमें से देखिए ये फाजिल अली प्रकाश और छंद विचार पूछी भी गई है, राइट। उसी तरह से महाराज जसवंत सिंह,
जिनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है भाषा भूषण, जो कि एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। 5 प्रकाशों तथा 212 दोहों में वर्णित है और अलंकार विवेचन में इन्होंने अपय दीक्षित कृत कुवलयानंद तथा जयदेव कृत चंद्रालोक का अनुसरण किया है। और भाषा भूषण पर दलपति राय वंशीधर ने अलंकार रत्नाकर नामक से यानी कि शीर्षक से टीका भी लिखी है। राइट। और जो इनका यानी कि महाराज जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय है, वह संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। और अन्य रचनाएं रही हैं इनकी महाराज जसवंत सिंह की अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। उसी तरह से कवि देव हैं इनकी भाव विलास, अष्टयाम, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव चरित्र, देव माया प्रपंच, देव शतक या वैराग्य शतक, ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है कवि देव की। भाव विलास और कवि देव ने भाव विलास में क्या किया है, इसका निरूपण किया है इन्होंने भानुदत्त कृत रस मंजरी, भामा के काव्य अलंकार तथा दंडी के काव्य आदर्श का आशय लिया है, सहारा लिया है, उस आधार पर लिखा है। और इसमें रस और अलंकारों का प्रयोग है तथा नायक नायिका भेद का यह निरूपक ग्रंथ है भाव विलास कविदेव का। और जो अष्टयाम है कविदेव का, उसमें इन्होंने नायक नायिकाओं के 8 प्रहर के विलास का वर्णन किया है। जाति विलास में इन्होंने विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन किया है। और प्रेम चंद्रिका में प्रेम के महात्म्य को स्थापित करते हुए विषय वासना का तिरस्कार किया है 4 प्रकाशों में। और जो शब्द रसायन है कविदेव की रचना, उसमें इन्होंने काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, रस, अलंकार आदि का विवेचन किया है। सुख सागर तरंग में श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद से संबंधित कवित सवैयों का वर्णन है। और राग रत्नाकर एक संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है जिसमें 2 अध्याय हैं। और जो कविदेव का देव चरित्र है वह कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। और देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्र का पद्यवद अनुवाद है। अब देव शतक या वैराग्य शतक, इसमें इन्होंने आध्यात्मक विषयक ग्रंथ रखे हैं, जैसे संसार की निसारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन किया है। राइट। और 4 पृथक और 25 हैं, मतलब इसके अंतर्गत किया है। जैसे हम कहते हैं ना कि 4 खंडों में या 4 भागों में, तो उस तरह से पृथक और 25 इस नाम से। और वृक्ष विलास, पावस विलास, रस आनंद लहरी, सुमिल विनोद, नक्षिक प्रेम दर्शन, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम देविका, राधिका विलास, नीति शतक जैसी ये रचनाएं भी कवि देव की ही मानी जाती हैं। ओके। उसी तरह से कवि तोष निधि, जिनकी रचना सुधा निधि, जो कि एक सर्वस्व निरूपक ग्रंथ है और नायिका भेद विवेचन वाला ग्रंथ है, जिसमें 560 छंद हैं। और नक्षिक और विनय शतक भी तोषनिधि की अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। उसी तरह से भिखारी दास, रसलीन, पद्माकर, गवाल, सोमनाथ, दुल्हा, मुरलीधर भूषण, कालिदास, द्विवेदी, कुमार बणीलाल कवि जैसे अन्य कवि भी हैं जो रीतिबद्ध कवि हैं। राइट। तो मैंने प्रश्नों के जरिए यानी कि खुद टाइप करके यहीं से प्रश्न बनाए हैं, उसके जरिए मैं इनको आपके समक्ष रखती हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इनको समझ पाएं। राइट। तो चलिए प्रश्नोत्तरी के जरिए समझते हैं बाकी बचे हुए रीतिबद्ध कवियों को और उनके द्वारा लिखी हुई रीतिबद्ध रचनाओं को। यहाँ पर मैंने इसी बुक से यानी कि दृष्टि द विजन बुक सीरीज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो रीतिबद्ध काव्य और उनकी द्वारा कृत कवियों की बारे में हमें बताते हैं कि उनकी कौन सी रचनाएं हैं। तो उनको सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। राइट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ वृत्त विचार निम्न में से किसकी कृति है? मतीराम, भिखारी दास, कुलपति मिश्र या सुखदेव मिश्र। तो देखिए, जो छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वृत्त विचार, वह रचना है सुखदेव मिश्र की। विकल्प डी सही उत्तर। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है?
फूल मंजरी, छंदसार, रसराज, वृत्त कौमुदी या वृत्त विचार। तो दिए गए रचनाओं में विकल्प ई जो वृत्त विचार रचना है वह मतीराम की रचना नहीं है, क्योंकि वह किसकी रचना है, वह सुखदेव मिश्र की रचना है वृत्त विचार। और बाकी फूल मंजरी, छंदसार, रसराज और वृत्त कौमुदी ये मतीराम की ही रचनाएं हैं। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या गणपति चंद्र गुप्त ने? तो जो कवि देवकृत सुख सागर तरंग ग्रंथ है, रचना है, उसको नायिका भेद का विश्वकोश कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। राइट। क्या कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने देवकृत सुख सागर तरंग को? कि यह रचना नायिका भेद का विश्वकोश है। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास कृत है? कवि प्रिया, छंदावर्ण पिंगल, सुख सागर तरंग या रसराज? तो दिए गए विकल्पों में से भिखारी दास की रचना है विकल्प बी, छंदावर्ण पिंगल। राइट। छंदावर्ण पिंगल है भिखारी दास की रचना। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुखदेव मिश्र, याकूब खान, जयपुर नरेश प्रताप सिंह या कुलपति मिश्र? तो जो कवि पद्माकर हैं, जो कवि तो थे ही साथ में आचार्य भी थे, उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। विकल्प सी सही उत्तर। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना आचार्य केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका, छंदमाला, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, छंद विचार, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बावनी जैसी रचनाएं हमारे सामने हैं। बताना है कि इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। तो देखिए, जो विकल्प एफ है ना, यहाँ पर छंद विचार, यह केशव दास की रचना नहीं है, क्योंकि यह रचना है चिंतामणि त्रिपाठी की, छंद विचार। बाकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी, ये सभी के सभी केशव दास की रचनाएं हैं। लेकिन छंद विचार केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि चिंतामणि त्रिपाठी की है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ किसने कहा है? कवि बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ किसने कहा है? तो यह कहा है राधाचरण गोस्वामी ने। राइट। न ही आचार्य शुक्ल होगा, न ही डॉक्टर नगेंद्र, न ही पठान सुल्तान, बल्कि राधाचरण गोस्वामी ने कवि बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ कहा है। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रचना को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? बिहारी सतसई, हित तरंगिनी, विक्रम सतसई या फिरंगे सतसई को? तो देखिए, जो विकल्प बी है ना, हित तरंगिनी, वह कृपाराम की रचना है। तो इसी रचना को, यानी कि कृपाराम की हित तरंगिनी को हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? रसलीन को, सेनापति को, घनानंद को या कविदेव को? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है घनानंद को। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि त्रिपाठी की नहीं है? छंद विचार, कवि कुलकल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, फूल मंजरी और रसविलास जैसी रचनाएं हमारे सामने हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि त्रिपाठी की नहीं है। तो देखिए, विकल्प डी जो फूल मंजरी है वह चिंतामणि त्रिपाठी की रचना नहीं है, क्योंकि फूल मंजरी रचना है मतीराम की। राइट। इसीलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाकी सभी रचनाएं चिंतामणि त्रिपाठी की हैं, फूल मंजरी नहीं है, क्योंकि फूल मंजरी है मतीराम की रचना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य या कवि, है ना, क्योंकि देव आचार्य भी थे, कवि भी थे, इन्होंने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 34, 38, 33 या 36? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कवि देव ने संचारी भावों की संख्या मानी है 34। वैसे तो संचारी भावों की संख्या 33 है, लेकिन कवि देव ने मानी 34, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। और
34वां संचारी भाव माना है इन्होंने छल को। किसको माना है? छल को। राइट, इसीलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? वृत्त कौमुदी, फूल मंजरी, विज्ञान गीता, ललित ललाम, रसराज या अलंकार पंचासिका। तो दिए गए विकल्पों में जो विकल्प सी है विज्ञान गीता, यह मतीराम की रचना नहीं है, क्योंकि विज्ञान गीता है केशव दास की रचना। बाकी वृत्त कौमुदी, रसराज, फूल मंजरी, ललित ललाम और अलंकार पंचासिका ये सभी मतीराम की ही रचनाएं हैं। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बामनी और भूषण हजारा तथा भूषण उल्लास निम्न में से किस कवि की रचना है? कवि बिहारी की, क्या कवि मतीराम की, या भूषण की, या देव की? तो देखिए ये सब रचनाएं हैं भूषण की, और कवि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि माने जाते हैं। राइट, क्योंकि इन्होंने छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल दशक इनकी वीरता का वर्णन किया है। बाकी ज्यादातर रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगारिक वर्णन ही किया है, प्रेम का वर्णन किया है, नायिका भेद का वर्णन किया है, लेकिन भूषण ऐसे रीतिकालीन कवि हुए जिन्होंने वीरता परक काव्य लिखा। राइट, तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा, भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है, जुगल नक्षिक, व्यंग्यार्थ कौमुदी, जयसिंह प्रकाश, रसचंद्रिका और काव्य विलास निम्न में से किस कवि की रचना है? कवि गोप की, सुरती मिश्र की, लाल कवि की, या प्रताप शाही की? तो देखिए जो दिए गए हमारे सामने रचनाएं हैं, और इन रचनाओं का सही विकल्प होगा, सही रचनाकार प्रताप शाही, विकल्प डी, क्योंकि ये सारी की सारी रचनाएं हैं प्रताप शाही की। राइट, इसीलिए विकल्प डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न रचनाओं का रचनाकारों के साथ मिलान कीजिए। जैसे भाषा भूषण है, रस रहस्य, यमुना लहरी, रस पीयूष निधि, छत्र प्रकाश और काव्य निर्णय। तो बताना है दिए गए यहाँ पर किस कवि की कौन सी रचना है। तो भाषा भूषण अगर हम देखें तो ये तो जसवंत सिंह की रचना है। राइट, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, और रस रहस्य आपके कुलपति मिश्र की रचना है। और जो यमुना लहरी है यह कवि गवाल की रचना है। ओके, यमुना लहरी कवि गवाल, और रस पीयूष निधि यह आपके सोमनाथ की रचना है। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, रस पीयूष निधि सोमनाथ। और जो छत्र प्रकाश है वह आपके कवि लाल की रचना है, लाल कवि जिन्हें कहा जाता है। राइट, तो छत्र प्रकाश हो गई लाल कवि की रचना, और काव्य निर्णय हो गई आपके भिखारी दास की रचना। राइट, काव्य निर्णय भिखारी दास की। तो इस तरह से यह हमारा सही मिलान हो गया। आगे का प्रश्न है कि निम्न में से किस रचनाकार ने 1954 ईस्वी में घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित करवाया? तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर को हम देखें तो इन्होंने टीका लिखी है ज्यादातर। राइट, बिहारी सतसई की टीका भी इन्होंने लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो यहाँ पर है प्रश्न कि घनानंद की रचनाओं का संग्रह किसने किया है 1954 ईस्वी में सुजान सागर नाम से? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। देखिए 1954 ईस्वी में इन्होंने सुजान सागर नाम से प्रकाशित किया घनानंद की रचनाओं को। राइट, और यहाँ पर नोट है कि घनानंद की रचनाओं का संग्रह वैसे बहुत से रचनाकारों ने किया है। अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का संकलन किया था, और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदर तिलक शीर्षक नाम से घनानंद की रचनाओं को प्रकाशित करवाया, सुंदर तिलक शीर्षक से। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने फिर घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह किया घनानंद ग्रंथावली से। राइट, और ये जो घनानंद ग्रंथावली है इसमें कुल 502 छंद हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपने घनानंद की रचनाओं के संबंध में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश निम्न में से किस कवि की रचना है? क्या जगजीवन दास की रचना है, सेनापति की है, मधुसूदन की है, या अक्षर अनन्य की है? तो देखिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर होगा अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य की ही रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। राइट,
आगे का प्रश्न देखिए कि निम्न रीतिकालीन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए रीतिकाल में नाटक भी रचे हैं। ओके, तो एक तरफ नाटककार है, दूसरी तरफ नाटक है। बताना है कौन सा नाटक किस कवि ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जसवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा है इस नाम से, और राम ने लिखा है हनुमान नाटक, और सोमनाथ ने माधव विनोद लिखा है, और देव ने देव माया प्रपंच नाम से नाटक लिखा है रीतिकाल में, और ब्रिजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय नाम से ही लिखा है, तथा नेवाज ने शकुंतला नाटक नाम से लिखा है। अब आपको पता ही है कि इन्होंने क्या किया है, संस्कृत से ब्रज में या हिंदी में इनका अनुवाद किया है, राइट। तो हम देखते हैं कि जो रीतिकाल है उसकी मुख्य भाषा ब्रज भाषा ही रही है। तो ये रीतिकालीन नाटककार हैं जिन्होंने इन नाम से नाटक भी लिखे हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरुदावली तथा भूषण कृत शिवा बाबरी एवं छत्रसाल दशक प्रसिद्ध रीतिकालीन वीर काव्य हैं या रासो काव्य। तो ये वीर काव्य हैं, वीर काव्य ही सही उत्तर होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना। हिम्मत बहादुर बिरुदावली पद्माकर की रचना है, और भूषण ने लिखी है शिवा बाबरी और छत्रसाल दशक। तो ये रीतिकालीन वीर परक काव्य रचनाएं हैं। ओके, रासो काव्य रचनाएं नहीं है बल्कि वीर परक काव्य रचनाएं, इसलिए वीर काव्य होगा सही उत्तर। तो ये कुछ रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं जो यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप पढ़ने में आपको ज़्यादा आनंद नहीं आता है, तो मैंने इन्हीं से उठाकर इनको ऑब्जेक्टिव टाइप बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। वीडियो को लाइक शेयर भी किया कीजिएगा, और नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।